कहानी का नाम प्रीत की डोर। विचारों की तंद्रा तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उंगली को चीरकर खून की धार निकाल चुकी थी। नंदिनी दर से कराह कर सब्जी काटना छोड़ उठी और सीधे जाकर बैंडेड खोजने लगी। उंगली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे विजय ने सरसरी निगाह दौड़ाई। नंदिनी को एक बार ये लगा कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े कि विजय ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, लगाओ अब बैंडेड। इतना कहकर वो अपने मोबाइल में मगन हो गया। नंदिनी को बैंडेड मिल चुका था, पर अब दर्द जैसे काफूर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द सिर्फ वहीं महसूस होता है जहाँ चोट सबसे ज्यादा लगी हो। अब कराते मन से उंगली की चोट को ढक लिया था। नंदिनी बैंडेड लगाए सब्जी काटने फिर पहुंच चुकी थी। जहाँ खून की बूंदें टपकी थी उस जगह को साफ किया और वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक माँ की आवाज आई, अरे तू बैठ जा, लग जाकर, कितना खून बह गिराया है। चौंक कर देखा तो एकाएक आंख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। करा मन ने ही शायद माँ को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था। वरना माँ कहाँ थी अब? ये सोच धुंधली होती आंखों को आंसुओं से धोने लगी। माँ उसी एक छोटी सी चोट भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ का कटा तो नंदिनी को 3 दिनों के लिए किचन निकाला मिल जाता। वो कई बार माँ पर झुंझला जाती कि इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट करती हो। उसे शायद इस ओवर रिएक्शन की या कहें ऐसी परवाह की आदत हो चली थी, पर माँ को इस बात की परवाह कहाँ थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़ चली जाती। माँ तो चली गई, पर उनकी आदत कहाँ जाती है? ये सब सोचते हुए नंदिनी के ये हाथ यंत्रबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी और अब रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी थी। ये रोज सुबह का काम था, जल्दी उठकर आकाश को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना। इतना करते करते आकाश की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई नंदिनी के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नहाती, खाना बनाती जाती और फिर इसी बीच पूजा करती। साथ में मोबाइल में डूबे विजय को समय का भान भी करवाती। टिफिन भरकर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता खाना सब ताक पर होता। अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम में ही उसे कुछ खाने का मौका मिलता। आज नंदिनी ट्रेन में चढ़ी तो सामने ये खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक बार को थके कदमों से भागकर उस ओर बढ़ी, फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही थी। नंदिनी ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखों के इशारे से उस बुजुर्ग महिला को बता दिया कि उनके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाले मुंह पर जो वे क्यूट मुस्कान आई, नंदिनी को अंदर तक भिगो गई। माँ भी नकली दांत निकाल देती थी तो ऐसे ही हंसती थी। मुस्कान आंसू सब एक साथ ही बह निकले। वो दरवाजे के पास टिककर खड़ी हो गई। माँ ने फोन पर न जाने कितनी बार कहा था कि नंदिनी एक बार आकर मिल ले, पर वो अपनी गृहस्थी और काम के चक्कर में जाने का सोच भी न पाई। आकाश की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस, विजय का काम, ना जाने कितनी बेड़ियां उसने पैरों में कस रखी थी जो उसे बढ़ने से रोक रही लिया करती थी। मिलने की आस लिए माँ चली गई और वो आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई। जैसे माँ ही रूठ कर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी ना आने दे। माँ के जाने से के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रही कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियां ली वो पहले ले ली होती तो शायद उसे ये मनलाल नहीं होता। अचानक अपने हाथों पर एक स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थी। सब ठीक है? उनकी नजरें नंदिनी पर टिकी थी। नंदिनी ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके रोने की ओर इशारा किया। माँ के विचारों में खोई नंदिनी के आंसू तो बहे उसे खुद आभास नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिलाएं उसे ही देख रही थी। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर नंदिनी ने कहा, माँ की याद मिलाओ, देर हो गई। किसी तरह नंदिनी भर्राए गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गई। उनके उतरते ही एक के बाद एक धड़ धड़ाकर महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगी और नंदिनी एक और हो गई। कुछ इसी तरह उसका दुख भी रोज एक और हो जाता और वो काम में लग जाती, पर हर खाली समय में माँ की कोई ना कोई याद उसे भिगो जाती।
माँ नंदिनी का सपोर्ट सिस्टम रही। नंदिनी ने उन्हीं के सहारे जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरह के शौक रखने की बातें भी माँ नंदिनी को सिखाती। माँ कहती, परिवार बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगाती रहोगी, फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह अकेली रह जाओगी। माँ ऐसा भी क्या, मुझे अकेलापन खूब भाता है, मैं तो जी भर कर सोऊंगी। नंदिनी ठिठुलाकर कहती, कितने दिन? हर दिन एक सा लगेगा। फिर नंदिनी अपने शौक पाल, उन्हें अब साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। बाकी इन बातों ने ही नंदिनी को कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब भी कमजोर पड़ती तो माँ ही उसका साथ देती। आकाश के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि नंदिनी जल्दी ऑफिस लौट गई। वैसे नंदिनी ने कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन भी बनाया। हर बार माँ उसे रोक देती और कहती, घर बैठी क्या करोगी? कम से कम काम के बहाने घर से बाहर कहीं ना कहीं जाती तो है। घर से ऑफिस जाते कितने अपरिचितों से परिचय होता है। वैसे माँ सही ही कहती थी। कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली आंटी जी ने उसके आंसू देख उसका हाल पूछा, कितना अपनापन था उनकी आंखों में। कैसे अपनेपन से मिले उसे ना जाने कितना समय हो गया था। विजय तो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। विजय और नंदिनी की शादी तो अरेंज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच एक महीने में दोनों ही की अक्सर मुलाकात होती थी। उसे आज भी याद है कि शादी के दिन सभी उसे ये कहकर छेड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज से ज्यादा लव वाली लग रही है। नंदिनी ये सुनकर सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन विजय को लेकर इठला रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता है कि ये वही विजय है जो उसकी एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। आकाश के होने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी रही और उनके बीच ये दूरी कब और कैसे आई उसे ये अंदाजा भी नहीं हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज से विचारों से बाहर आई। नंदिनी भी सड़क खड़ी रह गई। जरा संभली तो सड़क के किनारे हो गई। कुछ देर इधर उधर देख कर जायजा लिया तो आखिर वो है कहाँ। यंत्रबद्ध तरीके से अपने स्टेशन उतर वो रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चली पड़ी थी। थोड़ा संभली भी नहीं थी कि अचानक बैग में रखा फोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई कि फोन पर नंबर देखे बगैर एक ही सांस में कह उठी, सर वो ट्रेन छूट गई थी, रियली सॉरी, बस स्टेशन से सच में ट्रेन जैसे ही छूट गई तू तो। हाँ हाँ हाँ, दूसरी ओर से उन्मुक्त हंसी के साथ ये बात सुनकर नंदिनी चौंक कर फोन दूर कर नंबर देखने लगी। अंजना तू? सॉरी यार, मुझे लगा कि ऑफिस से कॉल होगा। हमारी शेरनी तो गीदड़ बन गई है, लगता है तुझे फिर जंगल में बुलाने का टाइम आ गया है। अंजना अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी बात आधी अनसुनी करते हुए नंदिनी ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ, अरे तुझे आना है इस बार, वरना अगली बार गीदड़ की जगह बकरी बनते देर नहीं लगेगी तुझे। कहाँ आना है? क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नंदिनी झुंझला उठी। कॉलेज गेट टुगेदर में बताया तो था, याद नहीं है? अंजना की आवाज में मायूसी सी भर आई। अंजना, मैं बाद में कॉल करूं, आज जरा लेट हो गई हूँ। अरे सुन तो, बाय कहकर नंदिनी ने फोन रख ही दिया। ऑफिस से लौटते समय नंदिनी के मन में अंजना की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उससे कॉल किया था और गेट टुगेदर की बात बताई थी। वो कैसे जा सकते हैं, यहाँ घर ऑफिस सब तो उसके जिम्मे है। आकाश की पढ़ाई, विजय का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे होगा। और अब वो पहले वाली नंदिनी भी कहाँ रही है। वो तो अब शायद रही ही नहीं। ऑफिस से घर लौटने के बाद नंदिनी चाय का कप लेकर बैठी। यही वो वक्त होता था जब कुछ देर को वह बैठ जा पाती थी। आकाश अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया होता और विजय ऑफिस से लौटा नहीं होता। बस इन कुछ पलों को नंदिनी बिना कुछ सोचे शांत बैठकर बिता देना चाहती। इस हर बार कोई ना कोई याद उसे घेर लेती और वो उन ख्यालों में गुम हो जाती थी। आज ऐसा हो सके उसके पहले ही फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर अंजना का नाम देखकर नंदिनी ने फोन उठाना स्थगित कर दिया। फोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अगले ही पल व्हाट्सएप पर संदेश भी आ गया। उसने बस ऊपर से ही बड़ी सावधानी से पढ़ लिया। अंजना का ही मैसेज था, गेट टुगेदर के सवाल के साथ। नंदिनी ये सोचती रही कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन में कहा कि वो जा ही नहीं पाएगी तो उसके बारे में सोचने का मतलब ही क्या है।
देर रात आकाश को सुलाकर घर के सारे काम निपटा कर जब घर कमरे में आई तो विजय अपने फोन से चिपका हुआ था। नंदिनी ने सरसरी निगाह दौड़ाई और अपनी ओर के बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझल थी, मन कहीं विचार कर रहा था। वाकई बिस्तर के दो छोर के ये बार दो अलग दुनिया ही होते हैं। अचानक उसे क्या सूझी, उसने इस दो छोर पर बसी दोनों दुनिया के बीच एक वार्ता का मार्ग खोला। सुनो, हूँ अपने फोन में खोया विजय यूं ही बोला। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। नंदिनी ने जैसे मन की उधड़पन को शब्द दे दिए। कहाँ? विजय ने अचानक उसकी बात पर ध्यान दिया। कहीं भी अंजना का कॉल आया था, वो गेट टुगेदर है तो? नंदिनी ने अटकते हुए कहा। जा रही हूँ। विजय जैसा पूरी तरह से फोन से बाहर आ गया था। कहाँ? मैं गई तो यहाँ का क्या होगा? नंदिनी ने सुनाने के अंदाज में कहा। यहाँ का क्या होगा का क्या मतलब है? हम है ना, ऐसा भी नहीं है कि सब तुम ही करोगी तो होगा। यहाँ सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर के बाहर ही रहते हैं। विजय का ही ये अंदाज नंदिनी को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली। हाँ हाँ, मैं करती ही क्या हूँ, मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन मैं ना रहूँ ना तो पता चले घर में तिनका भी ना टूटे। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने से पहले सब मैं ही करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है। तुमने भी तो सुना है, अजीत फरहान सब कहकर गए हैं तुम्हें, जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब है? ना हमें कभी खाने मिली और ना हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफों के फूल भले कोई क्यों बांधे। नंदिनी को पता था कि विजय अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुन सकता था, पर वो भी अपने किए काम को क्रेडिट छीने जाने से व्यतीत हो जानबूझकर वार कर रही थी। कहाँ तो बिस्तर के दो भागों में बसी दोनों दुनिया के बीच संधि मार्ग बनाना था और कहाँ अब सीमा रेखा तय होने लगी। नंदिनी, अब बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता? इस बुलावे में मत रहो। जहाँ जाना है जाओ, मैं आराम से घर ऑफिस सब देख सकता हूँ। बल्कि तुमसे शादी के पहले अपनी यहाँ घर गृहस्थी भी अच्छी तरह बसा रखी थी। मजा ले जो कभी बाहर का खाना खाया हो। खुद खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब चली जाऊंगी तब पता चलेगी, गृहस्थी कहकर नंदिनी ने दूसरी तरफ मुंह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़ा बर्बादी हुई उसने बिस्तर के ओर कि अपनी दुनिया को की सीमा रेखा ना सिर्फ गाढ़ी कर ली बल्कि सिर कब तक चादर तान के उस सीमा रेखा पर बाढ़ भी लगा दी। विजय भी सीमा के पार जाकर अपनी दुनिया को में मोबाइल में खो गया। पापा पापा उठो ना। आकाश की आवाज से विजय चौंक कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। आकाश के चेहरे पर मायूसी देखकर विजय हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ बेटा? मम्मी घर में नहीं है। आकाश रुआंसा होकर बोला। नहीं है? वॉशरूम में होगी। देखा तुमने? आकाश ने हाँ, मैं सरी लाया। विजय सोचते हुए बोल उठा। बाजार गई होंगी। सुबह तो मम्मी बाजार ही नहीं तो उसको उनको कितना सारा काम होता है। आकाश मम्मी के सेक्रेटरी की तरह बोला। विजय बिस्तर से ही आवाज लगाने लगा। नंदिनी नंदिनी, रुको जरा, मम्मी को फोन कर लेते हैं। ये कहकर विजय ने जैसे ही फोन लगाया कि हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। आकाश हॉल की ओर खुशी से भागता हुआ चिल्लाया। मम्मी! विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन हॉल में जाकर देखा तो आकाश नंदिनी का फोन लिए मायूस खड़ा था। मम्मी का फोन तो यही है। विजय ने आकाश से नंदिनी का फोन लिया और उसे गले लगा लिया। अब विजय को भी घबराहट होने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नंदिनी इस तरह उसे भी ना कुछ कहे कहीं गई हो। इतनी सुबह तो कहीं भी नहीं जाती। विजय ने पहले आकाश को दूध और ब्रेड दिया और फिर उसके पास बैठ कर एक के बाद एक उन सभी को कॉल करने लगा जिनके पास नंदिनी हो सकती थी। आकाश दूध ब्रेड को हाथ लगाए और अपने पापा की ओर सवालिया नजरों से देख रहा था। 5-7 जगह फोन करने पर जब नंदिनी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो विजय भी बेचैन होने लगा। तभी नंदिनी के फोन पर अंजना का कॉल आया। विजय ने तुरंत फोन उठाकर उसे सारी बात कह दी, पर अंजना ने बताया कि नंदिनी ने उससे बात ही नहीं की, बल्कि जब मैसेज का जवाब भी नहीं आया तो उसने खुद हाल जानने के लिए नंदिनी को कॉल लगाया है। अंजना ने इन बातों के बीच विजय से सवाल किया। विजय, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई वगैरह भी तो नहीं? सॉरी, वो बस मैं नंदिनी को लेकर परेशान हो गई थी इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड। वो शायद आसपास ही होगी। मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से, शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना, कहकर अंजना ने फोन रख दिया। इधर विजय को अचानक याद आया कि कल रात ही तो उनके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कई बार हो जाया करता है। शायद यही तो अब उनके बीच की बातचीत रह गई है, वरना नंदिनी दिन भर के घर के कामों में व्यस्त रहती है और ऑफिस का काम आकाश भी उसे नचाए रखता है। जब तक वो फ्री होती है तब तक विजय सोना चाहता है।
साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद ही होती जा रही है। पहले कैसे वो एक दूसरे के लिए वक्त भी निकाला करते थे। आकाश के आने के बाद धीरे धीरे नंदिनी का पूरा ध्यान आकाश पर ही लग गया। जब भी वो साथ होती तो भी आकाश के साथ ही लगी रहती। विजय ने भी जैसे अपने दोस्तों के बीच वापस अपनी दुनिया ढूंढ ली थी। पहले दिन भर बोलने लगी नंदिनी अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल नंदिनी ने सही तो कहा था, विजय ने पूरा घर उनके भरोसे ही तो छोड़ रखा दिया था। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं नंदिनी इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही विजय बेचैन हो गया। उसने एक बार नंदिनी का फोन खंगाला कि शायद कुछ पता चले कि आखिर नंदिनी कहाँ गई है, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। देखा तो नंदिनी के फोन में कई मैसेज बिना पढ़े ही हुई रखे थे, आधे से ज्यादा सिर्फ इस शिकायत के कि नंदिनी उनसे बात नहीं करती। विजय को गिलानी सी हो गई। नंदिनी को जरा भी समय नहीं मिलता और वो बस शिकायत ही करता रहता है। विजय नंदिनी का फोन पकड़े क्या उठा, नंदिनी कहाँ हो तुम, एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर आकाश दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे विजय भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई नंदिनी खड़ी थी। उसे देखते ही आकाश उससे लिपट गया। विजय ने लगभग डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम, फोन भी घर पर छोड़ दिया, कोई पता करे तो कैसे, जरा भी फिक्र नहीं है किसी की। नंदिनी ने विजय को आश्चर्य से देखा। तभी आकाश ने नंदिनी से कहा, मम्मी मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था, पता है पापा भी कितने टेंशन में आ गए हैं, कितने सारे फोन भी किए पर किसी को पता ही नहीं चला आप कहाँ थी। तुम 9 बजे उठने से भी नहीं उठते, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। नंदिनी ने आकाश का सिर हिलाते हुए कहा और विजय की ओर नजर डाली। विजय गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर नंदिनी पर ही टिकी थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कल सुबह ही बताया था ना कि आपसे रोज योग क्लास जाऊंगी, दोनों को कहा था ना। मेरी बात सुनते नहीं हो दोनों, चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, कहकर नंदिनी अंदर जाने को हुई कि विजय ने उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। न जाने कैसे रोकते हुए भी विजय की आंखों से आंसू बह ही निकले। नंदिनी विजय को ऐसे देख हैरान थी। विजय प्लीज क्या हुआ तुम, सॉरी नंदिनी, मैं आज के बाद तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। नंदिनी अब विजय को सोफे पर बिठा उसके पास बैठ गई थी। पास खड़े हैरान होते आकाश को उसने इशारे से पानी लाने को कहा। विजय क्या हुआ है, तुमने मेरा ध्यान रखा है, तुमसे मैंने कब कहा ऐसा कुछ कहा। वो तो कल ही हुई गुस्से में, सॉरी नंदिनी। नहीं नंदिनी, आई एम सॉरी। जानती हो आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगे तो ये घर ये दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो, लेकिन हम तुम्हारा ध्यान तुम्हारा बंधन बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नंदिनी ने विजय को संभालते हुए कहा। पानी का गिलास लाया। आकाश भी विजय को देख रहा था। विजय ने पानी पिया और आकाश को अपनी गोद में बिठाया। आकाश, तुम्हारी मम्मी अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है, क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल लेंगे, क्या आप पापा के साथ रहोगे। नंदिनी की आंखें भरने लगी। आकाश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है पापा, जानता हूँ तुम्हारी मम्मी के बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर मम्मी को भी तो अब ब्रेक चाहिए ना। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हो, पापा ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं, मम्मी को भी तो अपने फ्रेंड से मिलने का मन हो करता है। विजय की बात सुनकर आकाश को ने नंदिनी को देखा और अपने नन्हे से मन में कुछ विचार कर बोला, ओके, पर मम्मी आप अपना फोन लेकर जाना और रात में एक बार सोने के टाइम मुझे वीडियो कॉल करना। ठीक है, नंदिनी ने भरी हुई आंखों से के साथ सिर हिलाकर हामी भरी और आकाश को अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, ये मम्मी बेटे के प्यार में पापा को क्यों भूल गए भाई। विजय नंदिनी और आकाश को इकट्ठे गले लगाते हुए बोला। आकाश खिलखिला उठा। नंदिनी ने विजय के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और होले से उसके कान में कहा, मैंने सुना था कि योग के बहुत फायदे हैं, लेकिन ऐसे फायदे भी हैं, ये आज पता चला। नंदिनी की बात सुनकर विजय ने ढाका लगाते हुए कसकर दोनों को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।